तो आज हम आ गए हैं नए लेक्चर के साथ हिंदू लॉ के। तो इसमें हम कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो आपको पता ही है कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन कवर करा था हिंदू लॉ का, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, क्या उसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मॉडर्न सोर्सेज मैंने दो उसमें डिवाइड कर रखा है सोर्सेज को। और एशियंट में होते हैं श्रुतिज, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। मॉडर्न में है जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस एंड कस्टम्स। ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है, आप इसको अपने कॉलेज वगैरह की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको, ज़्यादा बड़े होंगे नहीं, शॉर्ट शॉर्ट कवर करेंगे, बेसिक्स कवर करेंगे इनके। ठीक है। तो पहला है हमारे पास श्रुतिस। ठीक है। तो श्रुति का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है सुनना, टू हियर, कि क्या चीज़ सुनी जा रही है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता था कि जो चीज़, जो ऋषि मुनि होते थे, मैंने आपको बताया पहले भी, सेजेस जो होते थे वो रिवील ऐसा होता था कि उनने जो सुना एज अ रिवील जो हुआ उन्हें गॉड से, मतलब डाइटी से जो उन्हें रिवील हुआ, उसको वो एज अ लॉ को ट्रांसफ़र करते थे। जो सुना वही चीज़ उन्होंने, कि भाई यही लॉ है, ये हमें बताया गया है भगवान के द्वारा और हम इसे इसको बता रहे हैं आपको। तो ऋषि मुनि को भाई पहले बहुत बड़ा समझा जाता था, अब भी समझा जाता है खैर। तो ये प्राइमरी और पैरामाउंट सोर्स समझाता था पहले। पहले कोई एज सच लॉ तो था नहीं, लेजिस्लेशन था। तो ये पैरामाउंट सोर्स समझाता था पहले से ही। तो उन्होंने जो चीज़ सुनी वो चीज़ को उन्होंने एज ट्रांसफ़र करा लॉ को, तो वही चीज़ पहले लॉ बन गई थी। तो श्रुतिस को इस तरीके से लेके आया था। ये एक तरीके का डिवाइन लॉ भी था भाई। देखो डिवाइन लॉ इस तरीके से था क्योंकि जब हम बता रहे हैं कि भगवान, उनका मानना था कि रिवील उन्हें डाइटी से हुआ है, मतलब भगवान गॉड से रिवील हुआ। तो डिवाइन सोर्स हो गया, वो अपने आप ही डिवाइन सोर्स हो गया। पर इसका प्रैक्टिकली कोई लीगल कंसिडरेशन नहीं था या फिर लीगल सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि भाई इसमें ऐसा स्टेटमेंट तो था नहीं लॉ का। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई इस समय पुरानी चीज़ में कोई ऐसा लेजिस्लेशन तो था नहीं कि भाई ये चीज़ कानून द्वारा पास कर दिया गया, जो आज के समय में होता है। पहले क्या था कि जो चीज़ उन्हें रिवील हुई, हाँ भाई ये भगवान ने बताया है, यही लॉ होगा, हम इसको ही आगे लेके जाएंगे। तो यही चीज़ पहले चलती आ रही थी श्रुतिज में। ठीक है। तो अब श्रुतिज में क्या है, श्रुतिज में वेद वेद होता है। हमने वेदास तो सुने ही होंगे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद। तो आपने देखा होगा वो चीज़ पहले सुनी गई थी, फिर उसको रिटन डाउन फॉर्म में आ गई बाद में, वो अलग बात है। तो वेदों का कहा जाता है कि भाई ये रिवील हुए हैं। आज तक पता ही नहीं चला कि कौन लिख पाया है वेदों को, पता नहीं है किसने लिखे हैं ये वेद। तो ये रिविलेशन है गॉड के, जो हमें पता चले हैं और वो रिटन डाउन हुए एज अ सेक्रेट ऑफ लॉ। ठीक है। फिर इसमें उपनिषद भी होते हैं, कई सारे उपनिषद हैं वेदाओं के। ठीक है। अब आते हैं दूसरे सोर्स पे, जो है इसका नाम है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है क्या रिमेंबर रहा, मतलब क्या याद रहा। ठीक है। तो ये माना जाता है कि भाई ये ह्यूमन ओरिजिन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इंसान को जो याद रहा उसने लिख दिया। सबसे मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, श्रुति और स्मृति का यही डिफरेंस है कि रिकलेक्ट करा। स्मृति में क्या है कि जो चीज़ याद रहा उसको रिकलेक्ट करा एक में और लिख दिया, रिमेंबर करा। श्रुतिज में क्या था, बस सुना और उसको ट्रांसफर कर दिया एज अ लॉ आगे वाली जनरेशन पे या फिर आगे वाले लोगों पे। पर इसमें क्या करा, जो याद रहा उसको लिख डाला, लिख लिया उसको। ठीक है। तो यही दिक्कत यही है। पर ये जो है ना स्मृति, ये लिखे हुए हैं तो इसमें इंटरप्रिटेशन की काफ़ी स्पेस रहती है। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि हम इसको एक लीगल कंसिडरेशन वैल्यू भी समझ सकते हैं कि भैया इसका ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है या फिर ये है। तो इसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का मार्जिन रहता है कि भाई इंसान डिटरमिन कर सकता है कि अगर हम ऑर्डनरी रीज़न लगाएं या फिर रीज़न से देखें तो क्या ये एज अ लॉ सही रहेगा। तो इसमें हम इंटरप्रिटेशन की जगह काफ़ी रहती है कि हम इसको कैसे भाई दूसरे इंसान पे लगाएं, सोसाइटी पे अगर ये इंटरप्रिटेशन या फिर लॉ लगता है तो क्या वैल्यू निकल के आती है। ठीक है। तो स्मृति दो तरीके से होते हैं, धर्मसूत्रा या फिर धर्मशास्त्रा। ठीक है। तो धर्मसूत्रा क्या है, धर्मसूत्रा वो है जो एक प्रोज फॉर्म में लिखे हुए हैं। प्रोज मतलब आप लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है ना। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र बता रहा हूँ मैं आपको। तो धर्मसूत्र क्या है, प्रोज स्टाइल, PROSE, प्रोज स्टाइल का मतलब है एक कहानी के फॉर्म में है ये। और वहीं उल्टे धर्मशास्त्र क्या है, वो पोइट्री के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में लिखे हुए हैं। दोनों में बेसिक अंतर ये है। ठीक है ना। तो धर्मसूत्रास के कई कई एग्जाम्पल हैं, जिनके ऑथर हैं गौतमा, ठीक है, बौद्धियाना, अपस्तंभा। तो ये प्राइमरी ऑथर हैं जिन्होंने मतलब जो भी लिखी हैं स्मृति, वो प्रोज स्टाइल में लिखी, मतलब कहानी के तौर पे लिखी हैं। उल्टा वहीं जहाँ धर्मसूत्रास हैं, धर्मशास्त्र है सॉरी, उसके वो हैं क्या कहते हैं,
एग्जाम्पल है मनु। मनु बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा मनु लॉ जो सुना जाता है। यज्ञवल्क्य, हिंदू लॉ पढ़ेंगे इन दोनों का नाम प्राइमरीली आता रहेगा, बहुत बार आएगा, इसको ध्यान सुने। नारद, विष्णु, तो ये सब 3-4 ऑथर्स हैं जिनके नाम आप अपने एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मनु यज्ञवल्क्य का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी है कि मनु ने 4 सोर्सेज बताए, इसमें भी लिख डालिए आप, मैं बता रहा हूँ। मनु के हिसाब से 4 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं हिंदू लॉ के। पहला है द स्मृतिज, ठीक है, फिर वेदास, वेदास हो गया, स्मृतिज हो गया, फिर हो गया सदाचार, मतलब कस्टम्स एंड यूसेज, जो मैंने बताया है ना कस्टम एंड यूसेज, उसको मनु ने सदाचार कहा है, सदाचार, ठीक है। और चौथा है व्हाट इज एग्रीबल टू वन कॉन्सेंस, में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस बताया है। तो मतलब एक इंसान की अंदर की कॉन्साइंस क्या कह रही है, क्या उसके अंदर की आत्मा कह रही है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, तो उसने ये 4 सोर्सेज ऑफ लॉ बताए हैं। तो मनु के ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, मैं लिखे नहीं है, आप इसको मैंने बता दिया है, इसको याद रखिएगा, मनु के पॉइंट से मुझे याद आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया स्मृति 2 तरीके की होती है, प्रोज स्टाइल में ये रहे ऑथर्स, पोएट्री स्टाइल में ये रहे ऑथर्स आपके। मैंने आपको बताया धर्म सूत्राज प्रोमिनेंट ऑथर गौतमा, बौद्धायन, अपस्तंभा। पोएट्री स्टाइल में हो गए मनु, यज्ञवल्क्य, शारदा एक्सेट्रा, ठीक है। तो बृहस्पति, उसने कहा है कि मनु जो है मतलब पोएट्री स्टाइल में पहली प्लेस होल्ड करता है, क्योंकि उसने होल कोड बताया एक तरीके से जो पूरा वेदास का सेंस रखता है। आप मेरी बात समझिए, 4 वेदास हैं, ठीक है, ऋग्वेदा और ये जितनी यजुर, सम, अथर्व, इसको मनु ने एक तरीके से पूरा कोड दिया। आप जानते हैं ना कोड और लॉ में अंतर होता है। कोड में क्या होता है कि सारे लॉ का कंपाइलेशन होता है, जैसे इंडियन पीनल कोड है, उसमें जितने भी पीनल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कोड, एक कोड में कर देंगे। सिविल प्रोसीजर कोड आपने देखा होगा, ये सब एक कोड में आ चुका है। उसकी जगह लॉ होता है, उसमें खाली एक लॉ होता है। इस तरीके से मनु के एक कोड है, मनु एक कोड है जिसमें पूरे सेंस, सारे वेदाओं का एक सेंस है, ठीक है। ऐसे ही मुल्ला, मुल्ला ने क्या क्या है कि स्मृतिज जो हैं वो पहले टाइम से जितनी भी ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी उनको लेते हुए आया है, और सारे कस्टम्स भी उसमें प्रिजर्व्ड है, ठीक है ना। सारे ट्रेडिशनल्स और जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो उस समय में चल रहे थे, जो लॉ को प्रिविलेंस देते थे और सारे कस्टम थे, वो उसमें पहले से ही प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये हो गया स्मृतिज का। फिर हम तीसरे लॉ पे आते हैं, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, ये एशियंट में सबसे लास्ट है, ठीक है। तो इसमें है कि कमेंट्रीज और डाइजेस्ट, कमेंट्रीज और डाइजेस्ट मतलब ये होते हैं कि जो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे उनका रिकॉर्ड किया गया स्मृतिज में, ठीक है ना। समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है उनको स्मृतिज में रिकॉर्ड किया गया, और इसमें न्यू कस्टम्स को भी जगह दी गई। कमेंट्रीज में ये होता है, मेरे समझ नहीं, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या हुआ था कि देखिए आप समझिए कि स्मृतिज का कुछ कुछ इनकम्प्लीटनेस थी, भाई कोई कोई पॉइंट ऑफ चीज़ ऐसी थी जिसमें वो ध्यान नहीं दे रहे थे, लॉ में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि भाई कमेंट्रीज को जोड़नी पड़ेंगी जिससे पूरा लॉ बन सके। स्मृति से कुछ इनकम्प्लीटनेस थी, तो कमेंट्रीज वही हैं, वही इनकम्प्लीटनेस है जो वो बढ़ती हैं, तो कमेंट्रीज वही आती हैं जो पुराने कस्टम्स या फिर नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी रखने की जो इच्छा रखते हों और उसमें स्मृतिज में डाल दें, जिससे वो रिकग्नाइज हो जाए, जो पोर्शन खाली रह गया है उसको भर दें, तो वही कमेंट्रीज हैं, ठीक है। तो कमेंट्रीज का जो पीरियड है वो 700 AD से 1700 AD के बीच में माना जाता है कि उसमें भाई जो स्मृतिज को पूरा करा गया। लास्ट कमेंट्री थी वैजयंती जो नंदा पंडित ने लिखी थी, और कमेंट्री थी विष्णु धर्म सूत्र पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट केस आया था एक, आत्माराव वर्सेस बाजीराव। इस केस में क्या था कि अगर कोई एशियन टेक्स्ट राइटर है या फिर कमेंटेटर का जो किसी कमेंटेटर का कमेंट्री है, तो उसमें अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा, तो उसमें लेटर ओपिनियन प्रिवेल करेगा, मतलब कमेंटेटर का ओपिनियन जो वो एशियन टेक्स्ट पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कमेंट्रीज क्या थी, दया भागा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा लॉ, दया भागा लॉ आपने सुना भी हो, और आप आगे सुनेंगे भी जब पढ़ाऊंगा मैं कि दया भागा भाई जिमुता वाहना, मिताक्षरा भाई विजनेश्वरा, तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है जो पढ़ी जाती हैं इसमें। और जो इंपॉर्टेंट है कि टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब आप समझिए छोटा फॉर्म हो गया कमेंट्रीज का, ठीक है ना। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट एक ही चीज़ थी, पर कभी कभी छोटी फॉर्म में लिख दी जाती थी, वो डाइजेस्ट थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट थी जैसे कि विवार्धना सेतु, जिसे हलहेट कोर्ट्स कहते हैं, उसको वॉरेन हास्टिंग के रिक्वेस्ट पे उसे कंपाइल करा गया, ठीक है। एक होता है विवाद भुरगनावना, उसको सर विलियम जोन्स की उस पर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट पे उसे भी प्रिपेयर करा गया, उसे भी कंपाइल करा गया। याद रख सकते हैं आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं रखना तो बस बेसिकली है कि आपको याद रहेगा क्या क्या डाइजेस्ट हैं। पेपर में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, कोई भी ऐसा आपके कॉलेज में भी आ जाता है तो आप उसको अटेंड कर सकें, तो बेसिकली ये बताने का मतलब था। देखिए हमने 3 चीज़ पढ़ ली हैं, ठीक है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम मॉडर्न में।
अब फैलाता है। फिर जुडिशियल डिसीजंस आपको बहुत आसान है, आपको पता ही है कि कोई भी डिसीजंस अगर कोई इंग्लिश लॉ में, आप जानते हैं कॉमन लॉ बेसिकली पूरा ही डिसीजंस पर बना हुआ है, क्या जुडिशियल, क्या इंग्लिश कोर्ट ने या क्या लॉ ऑफ कोर्ट ने हेल्ड करा है। तो इंग्लिश जजेस थे जो इंडिया में रह रहे थे, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ पंडित्स या फिर जो हिंदू रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उनका नोशन लेके, उनका ज्ञान लेके एक उन्होंने कोई कोई चीज़ें हेल्ड करी, तो वो भी एक हिंदू लॉ बन गया। ठीक है ना, क्योंकि प्रीवी काउंसिल ने बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे मैरिज है या फिर अडॉप्शन की पावर्स हैं, उन पर बहुत सारा अपना डिसीजंस दिए हैं। और वो भी कहीं ना कहीं जाके जो प्रोनाउंसमेंट आए हैं वो भी एक स्टिल बाइंडिंग फोर्स का काम करते हैं, क्योंकि कॉमन लॉ में ज़्यादातर यही होता था। इंडिया में भी जब तक लेजिस्लेशन नहीं आया तो उससे पहले कॉमन लॉ जैसी प्रैक्टिस ही चलती थी, तो वो भी एक लॉ का काम कर गया था। ठीक है ना, तो हम एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ, अडॉप्शन में जो एब्सोल्यूट पावर होती है फादर की इन द दयाभागा लॉ, कि वो भैया रेस्ट्रिक्ट कर सकता है वुमेन की राइटमेंट्स का जो कटिलमेंट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, एडॉप्शन का पूरा पार्ट है, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कॉमन लॉ के द्वारा हेल्ड हुई हैं या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा हेल्ड हुई हैं। ठीक है ना, तो जुडिशियल डिसीजन समझ में आ गया होगा कि कोई भी जुडिशियल डिसीजन जो पहले के टाइम में था उसको जो हेल्ड करा गया विद द पंडित्स, वो भी एक एक तरीके का सोर्स है, वहाँ से भी हम एक चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है लेजिस्लेशन, मतलब भाई कानून। मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है ये। आप समझिए कि कई कई जो हिंदू लॉ हैं आज में, वो मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे हैं, जैसे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मेजॉरिटी एक्ट, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैरिज एक्ट। तो ये सारे एक्ट हैं जो लेजिस्लेशन लाया। इन लेजिस्लेशन के द्वारा इनमें लिखा हुआ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। तो ये मॉडर्न सोर्स हैं सारे, समझ में आ रही है? कुछ जितने भी ये चीज़ें हैं सारे मॉडर्न सोर्स हैं, लॉ है ये। इन लॉ के थ्रू हम गवर्न होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आता है इक्विट जस्टिस एंड गुड कंसाइन, मतलब इक्विटी मतलब बराबरी, जस्टिस मतलब बिल्कुल न्याय, और गुड कंसाइन मतलब आत्म की क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ठीक है ना, तो इक्विटी क्या है? एक ब्रांच ऑफ लीगल, आप कहीं भी पढ़िए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, कॉमन लॉ, मतलब भाई सब घूम के वहीं आ रहा है। मतलब इक्विटी, बहुत लॉ ऑफ इक्विटीज आप पढ़ेंगे आगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ये भी एक तरीके के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और बेसिकली हमें वहाँ प्रोवाइड करते हैं जस्टिस जहाँ इनएडुकेसी ऑफ लॉ है, मतलब जहाँ लॉ थोड़ा सा साइलेंट पड़ जाता है ना, वहाँ इक्विटी लगाता है जज। आपने तो देखा भी होगा कहीं चीज़ सही है क्या चीज़ गलत बैठ रही है, यहाँ लॉ थोड़ा साइलेंट बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो इक्विटी लगाएगा, जस्टिस गुड कॉन्सेंस लगाएगा क्या चीज़ सही बैठेगी। तो यही चीज़ है। तो जब इक्विटी का ओरिजिन समझते हैं हिंदू पीरियड में, तो जब होता है जब ओल्ड लॉ दिए गए रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के, तो क्या हुआ कि भाई कुछ लॉ थोड़े से अलग से हो रहे थे, स्मृति में सही नहीं हो पा रही थी, कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो वहाँ गुड इक्विटी लगाई गई, गुड कॉन्साइंस लगाया कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, तो ये सब लगाया गया। तो इक्विटी वही है। तो इंडियन हम हिंदू पीरियड हिंदू लॉ के हिसाब से ट्रेस करें, जब थे जब स्मृतिज में कॉन्फ्लिक्ट होते थे तब जाके इनका प्रेवलन या प्रचलन चालू हुआ। तो गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई इंपॉर्टेंट केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि अगर वेल एस्टेब्लिश लॉ हो गया कि अगर कोई हिंदू लॉ, कहीं हिंदू लॉ का कोई भी ऐसी चीज़ जो साइलेंट है, तो वहाँ कोर्ट को किस पे डिसाइड करना होगा? इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस पे डिसाइड करना होगा। तो बेसिकली इन तीन चीज़ों पे ही वो लेके चलेगा जहाँ हिंदू लॉ थोड़ा एब्सेंट है। ठीक है, लास्ट आपका लॉ बहुत ही बड़ा है थोड़ा सा, पर चीज़ों को बहुत है। कस्टम्स मतलब क्या चीज़ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टम्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी ऐसा कस्टम जो हर क्लास कम्युनिटी का अलग अलग होता है। ठीक है ना, ये कस्टम एक तरीके का रूल बन जाता है। जैसे आप एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एक हमारे यहाँ हर किसी के यहाँ अलग अलग शादियाँ होती हैं, किसी में हर किसी की रीति रिवाजें होती हैं, कस्टम्स वही होती हैं बेसिकली। तो किसी के यहाँ मैरिज की कोई और कस्टम है, हमारे यहाँ कोई और कस्टम है, तो हर किसी के यहाँ अलग अलग कस्टम है। तो कस्टम कुछ भी रूल हो सकता है, किसी फैमिली में अलग, क्लास में अलग। भाई आजकल कितनी सारी आप देखिए रिलीजन्स होते हैं, उनकी कस्टम्स अलग, कम्युनिटी के अलग, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग। डिस्ट्रिक्ट आज यहाँ लखनऊ में कुछ और हो रहा है, अलीगढ़ में कुछ और हो रहा है, पटना में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, हर जगह कस्टम्स अलग अलग है। और उन्होंने जब इतने लंबे समय से वो चले आ रहे हैं, उन्होंने फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, तो देवनाथी वर्सेस चिदम्बरम का एक केस है, उसमें कहा था कि कस्टम्स को एक बाइंडिंग फोर्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एशियंट होना चाहिए, मतलब पुराना होना चाहिए, सर्टेन मतलब बिल्कुल एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, रीजनेबल, उसकी कुछ रीजनिंग होनी चाहिए, उसमें कोई समझदारी का काम होना चाहिए, कंटिन्यूसली फॉलो मतलब लगातार फॉलो होना चाहिए, ये नहीं बीच में रुक गया, बीच में चल गया, आगे रुक गया, नहीं, लगातार चालू चलना चाहिए। ठीक है, इसमें कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटू रामलिंगा वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम हिंदू लॉ हैज बीन सो ग्रेट दैट प्रिवी काउंसिल लेड डाउन ए क्लियर प्रूफ ऑफ यूसेज विल आउट विद द रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ। मतलब कस्टम का इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर कोई कस्टम
का क्लियर प्रूफ है हम पे कि हाँ भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ है ना, उसको प्रिवेल, उसको आउटडेटेड कर देगा, मतलब उसको हटा देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो नारद और मनु जो मैंने आपको बताया था पहले ही, वो धर्मशास्त्रास के पॉइंट है, इन्होंने बहुत चीज़ें कही हैं। इस मैंने आपको कहा था ये लगातार आते रहेंगे। देखिए इन्होंने भी कस्टम्स के बारे में कहा है। नारद ने कहा कस्टम डिसाइड्स एवरीथिंग एंड वो रूल्स अ सेक्रेड लॉ। कस्टम हर चीज़ डिसाइड करता है, हर चीज़ की समीक्षा करता है और सेक्रेड लॉ को हटा दे सकता है, उसको ओवर रूल भी कर सकता है। भाई जो चीज़ प्रचलन में है वो पिछले वाले को हटा देगी, इसका मतलब ये है। मनु कहता है इट इज़ ड्यूटी ऑफ द किंग टू डिसाइड ऑल द केसेस सिविल लॉ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। भाई ये राजा का एक जिम्मेदारी है कि वो सारे सिविल लॉ हैं उनको उस कस्टम के हिसाब से डिसाइड करे जहाँ की वो लोकल्स या उस लोकल लॉ के हिसाब से डिसाइड करे जहाँ का वो गवर्न कर रहा है। ठीक है ना, ये है। फिर व्हाट इज कस्टम, भाई अगर हम लेजिस्लेशन में बात करें तो 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। उनके हिसाब से जो कस्टम या फिर यूसेज है वो एक क्या सिग्निफाई करता है, एक रूल है जो जो लगातार कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली वॉज यूजिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने वही बात कही, मतलब वो लगातार या फिर यूनिफॉर्मली एक तरीके से बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, और उसने इतना लंबे समय हो गया कि उसने फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर ली है किसी लोकल एरिया में, ट्राइब में, कम्युनिटी में, फैमिली में, किसी में भी। ठीक है, पर इसका एक चीज़ है, इसका एक्सेप्शन समझ लीजिए प्रोवाइडेड जो है कि ये जो रूल है ये पब्लिक पॉलिसी या फिर अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और ये उसी में लगना चाहिए तब जब तक कि फैमिली उसको डिसकंटिन्यू ना कर दे। मतलब ये है कि अगर फैमिली डिसकंटिन्यू करना चालू कर देती है किसी भी कस्टम का, समझ में आ रही है, जैसे मैरिज का कोई रिचुअल है उसको करना कम कर देती है, अब बाद में अब 15-20 साल का है कि भैया ये हमारे यहाँ चलता था, ठीक है, तो नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू करना स्टार्ट हो गया, मतलब उसको कंटिन्यू ही नहीं करा गया फैमिली की तरफ से, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम। इसमें है लोकल कस्टम, क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम। इसको आप बहुत आसानी से समझेंगे। लोकल कस्टम मतलब किसी लोकेलिटी का कस्टम जो चला हुआ आ रहा है वो फॉलो होगा। क्लास कस्टम भाई पर्टिकुलर क्लासेज हैं अलग टाइप के डिफरेंट सोसाइटी में। फैमिली कस्टम जितनी फैमिली है भाई इस फैमिली में अलग है, दूसरी फैमिली में अलग है, आपकी कुछ और जो 4-5 आपके रिश्तेदार हैं उनकी कुछ और फैमिली हो सकती है, उनका कस्टम्स अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली यही कस्टम्स है। फिर एसेंशियल्स, एसेंशियल्स एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, वैसे मैंने डेफिनेशन में इतना समझा दिया, समझ में आ गया होगा। पहला एशियंट, पुराना होना चाहिए। एशियंट कस्टम मतलब पुराने समय से चलता हुआ आना होना चाहिए, बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी। ठीक है ना, पहले से चला होना चाहिए। इमेमोरियल होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें उस होता है इनवेरिएबल एंड कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब अगर कंटिन्यूस का मतलब समझ लीजिए एक तरीके की वैलिडिटी, अगर वो पहले चला हुआ आ रहा है और तो वो एक कस्टम है, उसको लगातार फॉलो करा चला जा रहा है, तो ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैली होती है जैसे कस्टम्स हैं, अगर वो कंटिन्यू में चले आ रहे हैं मतलब उसका एक सोर्स ऑफ लॉ बन चुका है, क्योंकि लोगों ने उसको अपना लिया है। ठीक है ना, फिर है एस्टेब्लिश बाय क्लियर एंड अनएम्बिगियस एविडेंस। मतलब ये है कि अगर वो फॉलो पहले से चला हुआ आ रहा है तो एक एविडेंस उसका होना चाहिए कि हाँ भाई लोग इसे लगातार यूज़ करते हुए आ रहे हैं, उसका एक एविडेंस होना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगियस एविडेंस होना चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे एक्चुअल इंस्टेंसेस हो जाने चाहिए कि हाँ भाई इस कस्टम को फॉलो करो, ये चीज़ हुई। एक लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है ना, सर्टेन, रीजनेबल का मतलब कि भाई किसी ने उसको एक रीजनिंग होनी चाहिए उसके पीछे क्या आपने एक दिया है, वो एक फाउंडेशन, जो उसका फाउंडेशन मतलब उसकी जो नींव है वो रीज़न पे डिपेंड होनी चाहिए। अनरीजनेबल कस्टम वॉइड कहला दिया जाएगा, पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, फिर है नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, मतलब ये है कि पब्लिक के खिलाफ होना चाहिए, भाई ऐसी चीज़ नहीं जो सोसाइटी के खिलाफ जा रही है, सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मोरल होनी चाहिए, मतलब भाई अगर कोई इंसान एक नॉर्मल इंसान है तो वो मोरलिटी पे जो बेस्ड होनी चाहिए उस कस्टम को, तो डिसाइड कर सके क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। नॉट डिफरेंट बाय एक्सप्रेस एनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ डिसाइड करा है तो उससे फॉरवर्डिंग नहीं होना चाहिए। भाई आजकल तो वैसे लेजिस्लेचर सही लॉ डिसाइड करता है, पर अगर वो कुछ चीज़ ऐसी जो लेजिस्लेचर समझ के करा और तब भी उसे फॉरवर्डिंग हो रहा है तो वो उस चीज़, तो वो कस्टम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक दो और है आप इसके एसेंशियल लिखना चाहें। पहला तो ये कि भाई एग्रीमेंट से क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखे नहीं कि अच्छा इंपॉर्टेंट है, वैसे आप चाहें तो अपने दिमाग में डाल सकते हैं। एग्रीमेंट से क्रिएट नहीं होना चाहिए कि कोई एग्रीमेंट ऐसा है तो उससे एग्रीमेंट से क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओनर्स ऑफ प्रूफ कह सकते हैं कि प्रूफ होना चाहिए उसका, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उन पर्सन पर रहता है जो कस्टम्स को लॉ बताते हैं। ठीक है ना, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक केस भी आता है जैसे कि हरिहर प्रसाद सिंह वर्सेस वाल्मीकि प्रसाद। हरिहर प्रसाद सिंह वर्सेस वाल्मीकि प्रसाद, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो किस पर्सन पे रहेगा, जिसने इसका एग्जिस्टेंस करने का क्लेम करा। मैंने पहले बता चुका हूँ, मतलब जो कह रहा है कि हाँ भाई कस्टम प्रिवेल करता है, उसका प्रूफ उसी इंसान पर रहेगा। हरिहर प्रसाद सिंह वर्सेज वाल्मीकि प्रसाद। ठीक है, सो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरे सोर्सेज शॉर्ट में हर सोर्स समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आप मेरे इसको जो मैंने चीज़ें बातें भी कही हैं उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, जो भी चीज़ कही है उसको बारीकी से समझिएगा। नहीं समझ में आए जो भी आपकी क्वेरीज हो मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं उनको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय।